नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मोहिता कोठियार मनादुली। दर्शकों, हमारी जीवन शैली सिर्फ हमारे खान पान, हमारे रहन सहन और हमारी दैनिक जो चर्या होती है उसके आधार पर ही प्रभावित नहीं होती है, बल्कि हम कौन सी चिकित्सा पद्धति को अपनाते हैं ये भी हमारी जीवन शैली को प्रभावित करती है। अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर एलोपैथी, होम्योपैथी, योग, आयुर्वेदिक, ये सभी चिकित्सा पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथिक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसको लेके कई भ्रांतियाँ मौजूद हैं। कहा जाता है कि होम्योपैथी बहुत जल्दी असर नहीं करती। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि होम्योपैथी की दवाइयाँ जो होती है एक जैसी ही होती है। क्या हम इनको एक साथ, अगर हम किसी और पैथी की दवाई ले रहे हैं तो क्या होम्योपैथी की दवाई ली जा सकती है? कई भ्रांतियाँ होम्योपैथी के साथ जुड़ी है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम आपको ये समझाएं कि आखिरकार होम्योपैथी का उद्भव कैसे हुआ, ये किस तरह असर करती है और कैसे इन दवाइयों को लिया जा सकता है। इसी संबंधित हमारा आज का विषय है वर्तमान में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति। और इस विषय में विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए पहले इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में डॉक्टर सतीश सिंह पिंगल जी, जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं उत्तराखंड सरकार, मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति, कई भ्रांतियाँ यहाँ पर मौजूद है, उनके विषय में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? की शुरुआत मतलब 1796 ईस्वी में जर्मनी से हुई थी। इसके जो अनुसंधान करता थे, इसके खोज करता थे, डॉक्टर क्रिश्चियन सैबुंडोल हैनीमैन साहब थे, जो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। जब उन्होंने एलोपैथी, वो एमडी मेडिसिन थे उस ज़माने के, उन्होंने जब देखा कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति करते करते उन्होंने देखा बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उन सबसे बहुत दुखी हो गए। उन्होंने एक नई चिकित्सा पद्धति खोज करी। जब वो एक कलेंस मेट्रिया मेडिका नाम की किताब ट्रांसलेट कर रहे थे, उसमें लिखा था कि भाई कुनैन जो है मलेरिया ठीक करती, क्योंकि वो विषैली होती है, मतलब कड़ू होती है। तो उनके दिमाग में आया कि ऐसी क्या चीज़ है कुनैन में कि जो इसको ठीक करती है। तब उन्होंने सिद्धांत सम समय समायती बोलते, सिमिलर क्योर्स लाइक सिमिलर, मतलब जो चीज़ कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकती है वो उसको ठीक भी कर सकती। तो इस आधार पर उन्होंने होम्योपैथी की खोज करी है। और अभी विश्व में दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी, एलोपैथी के बाद में, और कभी 90 से ज़्यादा देशों में प्रचलित है। और इसका जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग इसमें बखूबी भरोसा कर रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने कहा कि विश्व में दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति जो है वो होम्योपैथी है। लेकिन विश्वास की आपने यहाँ पे बात कही है, लेकिन कार्यक्रम हमारा जीवन शैली से मैं पहले से जोड़ लेती हूँ कि क्या आपको लगता है कि हमारी जीवन शैली को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो है वो प्रभावित करती है? बिल्कुल मैडम। जैसे कि अब आजकल जिस तरह से जीवन शैली से रिलेटेड बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अन्य और चिकित्सा एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, और सारी प्रॉब्लम में उसमें होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा रोल है जी। और इसके लिए रोगी भी हमारे पास आते हैं इसके लिए। और इन सब के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इनको ठीक भी करती है। और इसमें समय समय पर जैसे कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं उनको रोकथाम के लिए भी इसमें दवाइयाँ रहती हैं। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी बहुत कारगर है जीवन शैली के, जो भी बीमारियाँ जीवन शैली से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ, क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आज के टाइम में बहुत बड़ा एक अभिशाप के रूप में हम कहेंगे भारतवर्ष में, कि विश्व में ही फैल रहा है। तो इसको ठीक करने में होम्योपैथी एक कारगर सिद्ध हो सकती है, ऐसा बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि होम्योपैथी कारगर सिद्ध हो सकती है। लेकिन भ्रांतियां होम्योपैथी के साथ बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। जैसे ये कहा जाता है कि होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं ये कुछ ही बीमारियों में काम करती, इंस्टेंट ये असर नहीं करती हैं। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर सही लक्षणों पे और सही चिकित्सक की सलाह पे ली जाए तो होम्योपैथी, मैं तो कहता हूँ कि जादू से ज़्यादा जल्दी काम करती है, बहुत जल्दी काम करती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। अगर लक्षण सही से लिया जाए चिकित्सक, और चिकित्सक की योग्यता सही हो, तो दवाइयाँ बहुत जल्दी असर करती हैं। हमने तो ये सब देखा हुआ। हाँ, जहाँ तक बातें हैं कि पुरानी रोगों में, क्योंकि बीमारियाँ बहुत पुरानी पर चली आती हैं, रोगी हमारे पास बहुत देर से आ रहा होता है, बहुत सारी पद्धतियों की दवाई खा के आ रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा समय लगता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आता ही हमारे पास बहुत लेट में है होम्योपैथी के पास मरीज़। जैसे डॉक्टर साहब, मानसिक रोग जो होते हैं, क्या आपको लगता है कि मानसिक रोग जो है इसमें हमारी होम्योपैथी जो है ये कारगर सिद्ध हो रही है? इसमें देखिए, होम्योपैथी का जो पहला ही सिद्धांत है, हम मानसिक लक्षणों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। और हमारे पास आजकल इस तरह के रोगी बहुत ज़्यादा आते हैं जिनको मानसिक विकार ज़्यादा हैं आजकल, क्योंकि समाज में जिस तरह की आपाधापी बढ़ी है, चीज़ें बढ़ी हैं, तो मानसिक जो परेशानियाँ हैं वो भी बढ़ रखे हैं। तो होम्योपैथी में मानसिक लक्षणों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। उन्हीं के सिम्टम के आधार पर हम दवाइयाँ देते हैं और बहुत अच्छी कारगर साबित होती हैं। मानसिक लक्षणों पे जो दवाइयाँ दी जाती है और मानसिक विकार बहुत जल्दी इसमें ठीक होते हैं।
दवाइयों की आपने बात की डॉक्टर साहब, एक भ्रांति तो ये भी है कि जो होम्योपैथी की दवाइयाँ होती हैं वो एक जैसी दिखती हैं, सब मीठी ही होती है और उसमें कोई केमिकल डाला जाता है। लोगों को ये भी लगता है कि एक जैसे केमिकल वाली दवाइयाँ सबको दे दी जाती है, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं मैडम, उसमें क्या है, दवाइयाँ इवन डोज और पोटेंसी भी अलग अलग होती है। वो एक खाली व्हीकल है, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, अल्कोहल बेस होता है, अगर सीधे मुंह में ले, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो बहुत सारी कड़वी होती है, वो एक्चुअली हमारा व्हीकल है। उसमें दवाइयों की डोज, दवाइयों की अलग अलग प्रकार की दवाएं, अलग अलग की डोज, हर व्यक्ति के लिए अलग डोज अलग प्रकार वो रहता है, लेकिन दिखने में वो भले एक जैसी हैं, लेकिन दवाइयाँ हर उसके लिए अलग अलग होती हैं। तो जैसे जनरली हम देखते हैं कि किसी को कोई बीमारी होती है तो पहले से ही इलाज करा रहा होता है, फिर उसे लगता है कि नहीं यहाँ से मुझे बहुत असर नहीं हो रहा है, उसके बाद वो अलग अलग पद्धतियों में जाता है, तो होम्योपैथिक में भी ऐसे ही वो पहुँच रहा है। ऐसे में अगर वो होम्योपैथिक की मेडिसिन शुरू करता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों मेडिसिन वो पैरेलल ले सके? देखिए, बहुत सारी बार क्या होता है कि कई गंभीर बीमारियां, जैसे किडनी की बीमारियां हो गई या हार्ट की कोई बीमारी है, उसमें कुछ ऐसी दवाइयां एलोपैथी की जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनको हम किसी भी हालत में तुरंत बंद करने के लिए नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे केसेस में ऐसी हैं कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जिसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हम मना कर, लेकिन उसके साथ आराम से चल सकती, कोई समस्या नहीं है। एलोपैथी के साथ आज आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे हैं, होम्योपैथी का क्योंकि प्लेन ऑफ एक्शन अलग है, तो बिल्कुल इत्मीनान से आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। डॉक्टर साहब, कभी ऐसा हुआ है कि पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आते ही रहते होंगे पेशेंट्स, लेकिन कोई ऐसा आया हो जो सिर्फ ये समझने आया हो कि क्या होम्योपैथी असर करेगी, क्योंकि वो इतनी मेडिसिन खा चुके होते हैं, इतने लंबे टाइम से वो बीमार हैं, तो क्या वो सिर्फ ये जानने आए हैं कि होम्योपैथी क्या असर करेगी? तो क्या माइंड वॉश कर पाते हैं आप उनका? कैसे लोग आते हैं आपके पास? नहीं, आते हैं लोग, बहुत सारे चीज़ों के बारे में बहुत सारा उनको शक और शुबा रहता है कि भाई चीज़ें कैसे होंगी, क्या होंगी। जब वो दवाई लेते हैं, हमारा कहना रहता है कि आप दवाई लें, उसके बाद आप चीज़ों को देखें, तो उसके बाद ऑब्वियसली वो लोग भरोसा करते हैं चीज़ों का, उनको लक्षणों पे उनको आराम मिलता है तो ज़रूर वो आते हैं, ऐसा नहीं है ना। लोगों का जिस तरह की ओपीडी में लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, कोविड के बाद से लोगों का जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति और इसकी अल्टरनेटिव सिस्टम की तरफ लोगों का भरोसा बढ़ा है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ कहा जाता है कि कभी कभी दवाइयाँ काम नहीं आती, दुआएं काम आती है, तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर है बस कुछ अच्छे शब्द कह दें, वो हमारी काउंसलिंग कर दें, कुछ आधी बीमारी ऐसे भी ठीक हो जाती है। तो क्या होम्योपैथिक में ऐसा है कि हम काउंसलिंग करके भी कुछ बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? मतलब सभी चिकित्सा पद्धतियों में ऐसा है, अगर चिकित्सक की भाषा, उसका व्यवहार, हमारे कहते हैं ना, आधा तो चिकित्सक की भाषा और एनर्जी अगर उसकी हाई है तो चीज़ें वैसे भी ठीक हो जाती है। अगर उसका बोलने का तरीका, उसका प्रेजेंटेशन, उसकी काउंसलिंग, अगर बहुत सारे, सबसे बड़ी पैथी हम बोलते हैं सिंपैथी, किसी के प्रति उसके मन में जो आपका भाव है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि अब तो दुनिया इसको भी मानने लगी, ऊर्जा का संचरण होता है एक व्यक्ति से दूसरे, अगर आपकी ऊर्जा ऊपर है तो अब तभी आप मरीजों को, रोगियों को ठीक कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे भाव से, आप प्रश्न चित्त मन में बैठा हुआ चिकित्सक, तो आदमी रोग वैसे ही ठीक हो जाता है कि आपकी हमने शक्ल देख ली, इसी से हम ठीक हो गए, आपकी बोलने में इतनी शक्ति थी, क्योंकि पॉजिटिव बेसिकली क्या होता है, रोगी का वैसी एनर्जी नीचे है, वो बेचारा खुद ही परेशान है, उसको अगर अच्छे शब्दों का दे दिया जाए डोज तो शायद बहुत अच्छा उसका असर करती है। पॉजिटिव बातें करें, ना कि उसको डराएं। बहुत सारे क्या होता है कि चीज़ों को डराते बहुत हम लोग आजकल, रोगियों को बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना। बहुत बार में क्या होता है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड होता है कि मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर मन से आपने कुछ सोच लिया है तो जरूर हासिल होता है। ऐसी चिकित्सा पद्धतियों में भी अगर चिकित्सक की भाषा, चिकित्सक का व्यवहार, चिकित्सक की पोशाक, ये सब चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। हम तो इस चीज़ को मानते हैं, होम्योपैथी भी इसको मानती है और ये ज़रूर असरकार रहती है। डॉक्टर साहब, ये भी एक भ्रांति है कि इसकी दवाइयाँ बहुत लंबे समय तक लेनी पड़ती है, कि बहुत स्लो असर करती हैं। पहले ऐसा था, क्या आपको लगता है कि अब जैसे पद्धति में थोड़ा नवाचार आया है, तो क्या जो दवाइयों का तरीका है, लेने का तरीका हो गया या फिर उनके असर करने का जो तरीका है, उसमें परिवर्तन आया? क्या आपने देखा है कुछ सालों में? एक्चुअली क्या है कि जब रोगी जब आता है हमारे पास, मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत सारी मतलब पद्धतियों की चिकित्सा लेके आ रहा होता है उसको, और बीमारी बहुत सीरियस लेवल पे चली गई होती है, और भाई इसको ठीक होने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा धीमा असर करता है। मैंने पहले भी कहा कि रोग, अगर दवाई ठीक है, चिकित्सक ठीक है, तो ये बिल्कुल एज ए मैजिक पिल काम करती है, बहुत जल्दी काम करती है। और आजकल ऐसा नहीं है, अगर मैनेजमेंट के साथ में उसको डाइट रिस्ट्रिक्शन बताया जाए और सारी चीज़ें बताई जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है रोग, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि बीमारी किस स्तर पे है और कौन सी बीमारी लेके आ रखा हो। डॉक्टर साहब, आपने डाइट की यहाँ पे बात की, एक भ्रांति तो ये भी है कि जब होम्योपैथिक की मेडिसिन आपको लेनी होती है तो आपको अपने फूड को बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। इस वजह से जो अक्सर मैंने देखा है, जो लोग होते हैं होम्योपैथी हो या आयुर्वेद हो, उसकी तरफ कम जाते हैं कि भैया हम अपने खाने के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। देखिए, कुछ रोग ऐसे हैं जिसमें आपको डाइटरी रिस्ट्रिक्शन वैसे भी लेना चाहिए। सपोज पेट की कुछ समस्या है, आपको गैस्ट्राइटिस है, चाहे
अपच या इस तरह की समस्या, उसमें तली भुनी चीज़ें, ये सब चीज़ें तो वैसे भी मना करती है, क्योंकि डाइटरी मैनेजमेंट बहुत बड़ा पार्ट है चिकित्सा में, किसी भी चिकित्सा पद्धति में हो, क्योंकि वो एक रोल है। जी अगर आप सही आहार लेते हैं तो बीमारी जी आपको असर, लेकिन जो भ्रांतियाँ होम्योपैथी के बारे में है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ रोगी से ये कहते हैं कि जो खाना आपको परेशान करता है, सपोज आप जी पेट के रोगी हैं, आपको आईबीएस की या कोई ऐसी समस्या है, तो आपको तली भुनी चीज़ों से, तेली चीज़ों से, पूरी पराठा, इनसे दूर रहना चाहिए। यही रेस्ट्रिक्शन हम बताते हैं, ऐसा कोई अन्य रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे कि लहसुन प्याज ये पुराना सब था, अब सब खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। बस रोगी को वो खाना नहीं लेना है जिससे उसकी परेशानियाँ बढ़ रही हैं, सिर्फ इतना है, और ऐसा कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शन होम्योपैथी में नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे अक्सर हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में कई तरह की बीमारियां अब नई नई इजाद हो गई हैं। ऐसे में जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, उनमें होम्योपैथी किस तरह काम कर रही है? देखिए, जो जीवन शैली की बीमारियां, जैसे आपने बोला लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में नई नई बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर्स हो गए, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गया, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। इसमें होम्योपैथी जैसे कुछ अंतिम स्टेज के कैंसर्स में है, उसमें पैलिएटिव के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ब्लड प्रेशर के उसमें और अन्य चिकित्सा पद्धति का इसको भी लिया जाए तो आपको बहुत जल्दी आपको आराम आता है, चीज़ों में आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ती है और आपकी चीज़ें सुधरती हैं। तो होम्योपैथी का निश्चित रूप से इसमें एक बड़ा रोल इसमें है। जी डॉक्टर साहब, अगर वर्तमान समय में हम देखते हैं जो आज का युवा है, ये बहुत परेशान है, डिस्टर्ब रहता है, कहता है मुझे नींद नहीं आती, नींद आती है तो उठने का मन नहीं करता, एक आलस है, शरीर में भारीपन है। तो जो युवा जो हम देख रहे हैं, जिनका शरीर है ये बहुत लिथार्जिक सा हो गया है, परेशानी है इनका, दिमाग भी और शरीर भी, तो इनके लिए होम्योपैथी क्या कहती है? देखिए, होम्योपैथी तो अपनी जगह है, उसके साथ में जो हमारा पुराना साइंस है, अध्यात्म जो कहता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात में जल्दी सोना चाहिए, और इन चीज़ों, नशे की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, खान पान हमारा ठीक हो, हमारा सोच ठीक हो, इन सब में भी होम्योपैथी विश्वास करती है कि आपकी सोच कैसी है, आपका खान पान कैसा है, आपका परिवेश कैसा है, तो इन सब से भी ऊर्जा बनती है। जो आप कह रहे हैं लिथार्जी, आलस्य आ रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति की ऊर्जा नीचे गई है, आप चीज़ों में कुछ तो नेगेटिव ऑरा में फंसे हुए हैं, और होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें भी सहायता करती हैं। साथ में हम डाइटरी रेस्ट्रिक्शन और उसको बोलते हैं कि दिनचर्या, जो बोलते हैं दिनचर्या, हर चीज़ के, हर चिकित्सा पद्धति में हो, चाहे हर धर्म में हो, ये बोला गया ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, आपको जल्दी सोना चाहिए, अपनी मोबाइल की चीज़ें, आज जिस तरह की चीज़ें फैल गई हैं, आपको रिस्ट्रिक्शन मतलब और चीज़ें जैसे नशे की चीज़ें हो गई, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कोशिश करें कि थोड़ा अपने चीज़ों को, ऊर्जा को ठीक करें, अपना खान पान ठीक करें, अपना स्वच्छता का ध्यान रखें, तो ऑब्वियसली आपकी ऊर्जा भी ऊपर होगी, आपकी एनर्जी भी ऊपर होगी, और सोच सबसे बड़ी, मैं मानता हूँ कि सोच आपका बहुत बड़ा एक फैक्टर होती है। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ जीवन चलाते हैं और सुबह आप जल्दी अपनी शुरुआत करते हो, तो आपकी ऊर्जा मुझे नहीं लगता कहीं नीचे रहेगी, हमेशा आपको ऊर्जित अनुभव करेंगे आप, पक्की बात है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि अपनी ऊर्जा को हमें हमेशा ऊपर रखना है, अपने कार्य क्षेत्र में हमें ध्यान देना है, वो बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में देखते हैं तो आजकल जो कार्य करने का तरीका है, जो वर्किंग आवर्स है, बिल्कुल बदल चुके हैं। कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है, कोई डे शिफ्ट कर रहा है, कोई इवनिंग शिफ्ट कर रहा है, तो ऐसे में जो कार्य करने का तरीका वो बदल चुका है। ऐसे में आप अपने आप को कैसे फिट रखेंगे? क्योंकि हम ये कहते थे कि सुबह आपको जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, वो वाला कॉन्सेप्ट अब आज के युवाओं के साथ फिट नहीं बैठ पा रहा है। समस्या क्या है कि चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, जीवन शैली बदल रही है, तो हमें भी उसी हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना है। इसमें योग, प्राणायाम, ध्यान का बहुत बड़ा रोल है। अगर इन सब चीज़ों को आप नहीं करें, जैसे हम अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, तो शरीर को रिचार्ज करने के लिए हमारे पास कुछ सिद्धांत नहीं है या कोई कंसेप्ट नहीं है, हम सिर्फ उसी की आपाधापी में दौड़े जा रहे हैं। तो शरीर के लिए थोड़ा समय निकालें। मैं तो अपने मरीजों को कहता हूँ कि कम से कम 24 घंटे में आधा घंटा, 1 घंटा जरूर अपने निकालें। चाहे आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, चाहे प्राणायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ये सब करेंगे आप तो शायद उस जीवन पद्धति, उससे तो नहीं रोका जा सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी हिसाब से चेंज हो रही है और मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, तो उसको नहीं रोक सकते। लेकिन अपने आप को उस हिसाब से अडाप्ट करने के लिए आपने कुछ ना कुछ टूल्स अपने को भी डेवलप करना पड़ेगा, तब हम इससे ज़रूर निजात पा पाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बखूबी उस चीज़ को कोप अप कर पा रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास एमएनसी के इंजीनियर्स आते हैं, उनकी नाइट शिफ्ट रहती है, यूएस की कंपनी है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम रहती है, लेकिन दिन में जब भी वो मतलब समय मिलता है तो अपना ध्यान, प्राणायाम, योगा, खाने की चीज़ें, न्यूट्रिटिव चीज़ें खाना है, सब्जियां, सलाद, इस तरह की चीज़ें, फास्ट फूड से दूर रहना है, ये सब बहुत बड़ा, क्योंकि खान पान मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। प्लस जो एनवायरनमेंट है, हमारी सोच है, वो बीमारी को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल आज के समय में कर रही है, मेरा ऐसा मानना है।
सर आपने अभी खान पान की बात की, तो खान पान से शुरुआत करते हैं। जैसे अगर देखा जाए खान पान की यहाँ पे आपने बात की है, तो अगर बच्चों को हम ये कहें कि आपको हेल्दी फूड खिलाना है, तो बच्चों को हेल्दी फूड खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक दो दिन खिला भी लोगे, तीसरे दिन बच्चा वही कहेगा नहीं अब मुझे ये घास फूस नहीं खानी है। ऐसे में हर पेरेंट को लगता है कि अरे अपने बच्चों को कैसे मैं स्वस्थ रखूं, तो वो टॉनिक्स में आता है। क्या होम्योपैथिक में ऐसी टॉनिक है कि अगर बच्चा, जैसे कुछ हम देखते हैं कोई बच्चा बहुत पतला हो गया या कोई बच्चा बहुत मोटा हो रहा है या बच्चे को भूख नहीं लग रही, तो क्या हम उन्हें टॉनिक्स दे सकते हैं? नहीं, होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि चीज़ों को, जैसे आपने कहा कि बच्चों को हम नई चीज़ें नहीं अडाप्ट कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने आप को बदलना पड़ेगा, कुछ इनोवेशन लाना पड़ेगा, हमें न्यूट्रिटिव चीज़ें खिलाने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि वही ट्रेडिशनल वे पे आप खिला रहे हैं। अगर माँ थोड़ा सा उसमें स्मार्ट है, क्योंकि मैं ऐसी कई माँओं को जानता हूँ जिन्होंने ट्रेडिशनल फूड को इंक्लूड किया हो अपने बच्चों के साथ में, न्यूट्रिटिव चीज़ें खिलाते हैं, वो ट्रेडिशनल वे नहीं यूज़ करते, वो इनोवेटिव आइडिया, क्योंकि मैंने कहा टेक्नोलॉजी बदल रही, समय बदल रहा, तो आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। उसके लिए चीज़ों को आपको नया इन्वेंशन लाना पड़ेगा, इनोवेशन लाना पड़ेगा, कैसे उस खाने को बच्चे को खिलाया जाए। हाँ, टॉनिक सप्लीमेंट्री हो सकता है दवाइयाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं फिर तब भी मैं भी एम्फेसिस करूँगा कि आप अल्टीमेटली नेचुरल चीज़ों में जाएं, बच्चों के लिए खास करके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उसको कैसे इनोवेटिव तरीके से आप बच्चे को खिला सकते हैं, इसके बारे में एक चिंतन करना होगा, मैं सोचना होगा कि कैसे बच्चों को मूल रूप में ले जाएं, जो चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इनसे कैसे दूर ले जाएं। कि अब सब्जियां ऐसी इस रूप में गई, एक माँ मेरे पास आई थी, इसने बोला कि मैं सब्जियों को ऐसे काट के देता हूं, ऐसा लगता है कि चाउमीन बनी हुई है। सब्जियां उसमें इतने न्यूट्रिटिव चीज़ें डाल देती हैं कि उसका वो कम हो जाता है। ऐसा इनोवेशन हमें करना पड़ेगा। ये माँओं की और जो घर में खाना बनाने वाली दादियाँ हैं, उनका थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, थोड़ा चैलेंज बढ़ जाता है कि कैसे बच्चों को हम उस तरफ मोल्ड कर ले जाएं। और ऑब्वियसली इसमें मिलेगा रिजल्ट, ऐसा नहीं है। बहुत चीज़ें सही कहा आपने कि माँओं की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। तो फिर ये बताइए कि जो माँ है उसका भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, वो मल्टीटास्किंग वो कर रही है, तो उस माँ को स्वस्थ रहने के लिए एक कहते हैं कि आफ्टर 30 या आफ्टर 35 की एज के बाद आपको अपना ज़्यादा ध्यान रखना होता है, लेकिन आपको उसी एज में बहुत ज़्यादा और काम करना होता है और जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। तो ऐसे में माँओं की हेल्थ ठीक रहे, उसके लिए होम्योपैथिक में कुछ पद्धतियाँ हैं? जी जी बिल्कुल। होम्योपैथी में मातृ और शिशु के लिए बहुत अच्छा दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी चिकित्सा है उसके लिए, और इसमें हम बहुत कारगर भी है। हमारा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के क्लिनिक्स भी हैं, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, चाहे जो प्रेगनेंसी के बाद में जो माताएं हैं, उनके लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं, चाहे उनकी परेशानियों को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह की जीवन शैली आजकल चल गई है, मल्टीटास्किंग हो गई है माएँ, क्योंकि बहुत सारा काम करना है, जॉब के साथ साथ घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, उसके लिए चैलेंजिंग हो गया है। उसके लिए बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं ऑब्वियसली, जो हमारे पास क्लिनिक्स भी हैं मातृ और शिशु की उसके लिए, तो वहाँ पे आप जाके दवाइयाँ ले सकती हैं। इवन किसी हॉस्पिटल से आप होम्योपैथी के उससे बिल्कुल दवाइयाँ हैं उसके लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बच्चे और माँ से संबंधित एक प्रश्न ये भी है कि आजकल हम देख रहे हैं कि आज की पीढ़ी, जो बच्चे हो रहे हैं वो हाइपर एक्टिव है। एक टर्म आ रहा है हाइपर एक्टिव, कुछ नहीं हो सकता, मेडिसिन खिलाया उसका भी कभी कभी हम देख रहे हैं कि साइड इफेक्ट हो रहा है। तो क्या ऐसे बच्चे जो हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कहा जाता है इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा कहीं और लगाएं, लेकिन वो कहीं और लगाने के बाद भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम होम्योपैथिक में किस तरह बच्चे को ठीक करने की प्रोसेस कर सकते हैं? देखिए, होम्योपैथी मानती है कि बच्चे का जो पर्सनैलिटी है वो प्रेगनेंसी के टाइम से शुरू हो जाती बननी। तो हमारे यहाँ केस हिस्ट्री ली जाती है, प्रेगनेंसी हिस्ट्री ली जाती है। अगर माँ का प्रेगनेंसी में मनोस्थिति कैसी रही है, कितने स्ट्रेस में रही है, वो बहुत बड़ा मैटर करता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे शेप होगी। जैसे कि हमने महाभारत में पढ़ा था कि अभिमन्यु उसकी माँ के पेट से सीख लिया था चक्रव्यूह को तोड़ना। यही सिद्धांत होम्योपैथी में मानते हैं कि जो मैटरनल जो बच्चा है, जो माँ के पेट के टाइम से ही उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अगर माँ उस समय पे बहुत खुश रही है, स्ट्रेस कम झेला है, वायलेंट चीज़ें कम हुई हैं, तो बच्चे ऑब्वियसली बच्चा, और मोबाइल खास करके मैं कहूँगा कि मोबाइल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चे को हाइपर एक्टिव होने में जो रिसर्चेज आए हैं, जो पेपर पब्लिश हुए हैं, उसमें कहता है कि मोबाइल बहुत बड़ा एक, जो ADHD के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव चाइल्ड जो हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं जो आप कह रहे हैं हाइपर एक्टिव, उसको नॉर्मली में बोलते हैं हम उसको। उसका कारण बहुत सारे यही सब फैक्टर्स हैं। हमारी जीवन शैली है, माँ की जीवन शैली प्रेगनेंसी में कैसी थी, इसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। उसकी हिस्ट्री ली जाती है, हमारे प्रेगनेंट हिस्ट्री ली जाती है, और उसके मानसिक लक्षणों के आधार पर दवाई जाती है, और बहुत अच्छा वंडरफुल रिजल्ट है उसमें। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी की जो एक कहते हैं ना, जैसे एलोपैथी की हम अगर बात करें किसी और पद्धति की, तो वहाँ मतलब एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब दवाइयाँ बहुत महंगी है। होम्योपैथी की दवाइयों को आप कैसे देखते हैं कि मतलब बहुत महंगी है, आपको लगता है कि रीचेबल नहीं है ये? देखिए, उसमें भी अलग अलग, जैसे हर जगह हर हर पद्धति में चिकित्सा कंपनियां हैं उस तरह से, कुछ यहाँ पे जर्मन कंपनियां हैं, कुछ हैं, लेकिन ये है कि हाँ, और चिकित्सा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में ये थोड़ा सा सुलभ है, थोड़ा सा मतलब आपको कॉस्ट इफेक्टिव है, मैं ये कहूँगा। सस्ती तो नहीं बोलूँगा, लेकिन और चिकित्सा पद्धति के रूप में कॉस्ट इफेक्टिव हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है।
जहाँ पे लोग चीज़ों को बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं झेल पा रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन बहुत महंगी हो गई हैं, लोगों का उतना नहीं, उस हिसाब से हमारी दवाइयाँ कॉस्ट इफेक्टिव हैं, हमारे पास और सिस्टम भी है उसको जी देने के। डॉक्टर साहब, जब भी हम देखते हैं, जब हमें पता चला हम यहाँ पे जानकारी को साझा करते हैं, तो एक प्रश्न हमेशा मन में आता है कि ये जानकारी हम साझा कर रहे हैं, इससे पहले भी आप कई कार्यक्रम करते रहे होंगे, लोगों को अवेयर करते रहे होंगे, आपको लगता है कि इन चिकित्सा पद्धति के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब कोविड-19 के बाद से आयुष चिकित्सा पद्धतियों में स्पेशली होम्योपैथी का अवेयरनेस अब बढ़ी है लोगों में, जिस तरह से हम ओपीडीज़ में देख रहे हैं भीड़ बढ़ रही है, लोग जब और सब जगह से निराश हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। हाँ, लोगों पे थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है कि किस चिकित्सा पद्धति में किस चीज़ का इलाज बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँगा जैसे होम्योपैथी में हमारे एलर्जी की प्रॉब्लम्स है, उसका बहुत अच्छा इलाज है, आपके मस्से हो गए, आपके कॉन्स हो गए, आपके स्किन की प्रॉब्लम हो गई जिसमें बहुत लंबी दवाई खानी, हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है, पेट की प्रॉब्लम्स हो गई, तो इसके लिए ज़रूर जाहिर है कि सरकार भी इसके लिए काम कर रही है। हम लोग सरकार की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, आईसी एक्टिविटी चलती हैं, लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी कैंपेन चलती है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ये प्रॉब्लम है तो आप इस चिकित्सा पद्धति का वो करें। अब लोग जब से सोशल मीडिया आए, लोगों में अवेयरनेस की कमी नहीं है, मुझे लगता है कि लोग अब नई जनरेशन जेनजीज आई है वो बहुत एक्टिव है, उनको पता है कि किस चीज़ के लिए कहाँ पे हमें जाना है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, अवेयरनेस कभी अच्छी भी होती है और कभी घातक भी हो जाती है। जैसे हम देख रहे हैं कि आपने अवेयरनेस की बात की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि अब कोई भी बात कहनी, लोग सीधे वहाँ आके अपनी बात बता देते हैं। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि लोग डॉक्टर्स के पास ना जाके सोशल मीडिया में भी आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर कि होम्योपैथिक ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, आप इस बीमारी के लिए, तब तक दूसरे दिन वो आते हैं उसी बीमारी के लिए दूसरी मेडिसिन बता रहे होते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें लेनी कौन सी है। तो क्या इस प्लेटफॉर्म में जाके आपका मेडिसिन लेना सही है? देखिए मैडम, सोशल मीडिया इस समय एक्चुअली क्या हो गया कि एक आय का जरिया लोगों के लिए हो गया है, क्योंकि वो पेड चीज़ें हो गई हैं उसमें, इसके लिए बहुत सारे लोग आके इसको चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि बहुत बार चीज़ें ऑथेंटिक लोग नहीं आते, क्योंकि उसमें कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है कि कौन आदमी उसमें चीज़ें बताएगा। कोई भी व्यक्ति उठ के कुछ भी बताने लग रहा है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैं दर्शकों को भी कहूँगा इस तरह की चीज़ें ना फॉलो करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे चीज़ें ऑथेंटिक नहीं है, उसको एक बार ज़रूर चेक कर लें, कहीं से कहीं किसी ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं, जिस भी चीज़ का आपको इलाज कराना हो। चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली चिकित्सा पद्धति के बारे में, और भी जानकारियाँ बहुत सारी हैं जो गलत भ्रांतियाँ समाज में फैल रही हैं, वो क्योंकि सोशल मीडिया इस समय बहुत पावरफुल है जी, क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हो रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि चीज़ों की ऑथेंटिसिटी को जरूर चेक कर लें एक बार, कि इसका ज़्यादा जल्दी भरोसा नहीं, क्योंकि हमारा इमोशन से बहुत जल्दी बह जाते हैं, भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं, उसका हो सकता है आपको खामियाजा भुगतना पड़े। डॉक्टर साहब, क्या आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ये बताते हैं कि हमने सोशल मीडिया में ये मेडिसिन देखी, हमने यूज़ की और उसका हमें कोई सा साइड इफेक्ट हुआ है, उसके बाद वो आपके पास आ रहे हैं? जी बिल्कुल आते हैं मैडम, कुछ लोग आते हैं कि उनको फ़ायदा भी होता है, कई लोग, ज़्यादातर लोग आते हैं कि उसका नुकसान ज़्यादा होता है किसी भी चिकित्सा पद्धति में। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के आप चीज़ें लेंगे तो वो ज़रूर से नुकसानदायक, क्योंकि एक्सपर्ट की सलाह के बिना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। आप अपने मन से चीज़ें, आपको डोज हो गई उसकी, वो चीज़ क्योंकि डॉक्टर ने पढ़ा हुआ है चीज़ों को, 5 साल उसमें दिया हुआ है, उसको पता है कि बीमारी में कब तक दवाई देनी है, कितनी देनी है, कैसे देनी है, क्योंकि सोशल मीडिया में आपको पता नहीं, उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो आपको इस चीज़ों के बारे में आते हैं लोग ऐसे पूछने के लिए, लेकिन मेरी सलाह यही रहती है एक बार ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, चाहे कोई भी चिकित्सा पद्धति हो। ऐसे यूट्यूब से और गूगल से, गूगल का क्योंकि जनजीज आजकल गूगल वाले हो गए, तुरंत गूगल से क्योंकि जानकारियाँ बहुत सारी हैं, तो मैं उसको नहीं मानता कि गूगल की जानकारी पे आप समय बर्बाद ना करें। बल्कि एक डॉक्टर से मिले फिजिकली, उस पर भरोसा करें, उसकी बातों पे भरोसा करें, क्योंकि आपको गलत नहीं बताएगा, सही सलाह वही देगा। गूगल, असली गूगल आपका वही है। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि मौसमी बीमारियां जैसे होती है, जैसे आपको एलर्जी की आपने बात की, बहुत अच्छी मेडिसिन है इसमें, और जैसे हमें खांसी जुकाम एकदम से हो जाता है, फीवर आ जाता है, तो फीवर जब होता है तो इंसान सीधे ये सोचता है कि नहीं, मुझे सीधे एलोपैथी में ही जाना है, क्योंकि इंस्टेंट असर वो ही करेगी। क्या हमारी होम्योपैथी जो फीवर को कम करने के इंस्टेंट मेडिसिन हैं इसमें? बिल्कुल मैडम, मैंने आप पहले भी कहा, अगर लक्षण, क्योंकि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति लक्षणों पर आधारित है, अगर लक्षण आपने सही पकड़ लिए तो ऐसा बीमार हो गया, जो बीमारी हो गई, चाहे जुकाम, खांसी, बुखार, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। आप उसके पास लक्षणों को अपने बताइए और तुरंत आराम। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को वो लेना, बाकी आप चीज़ों से देखिए, जो ये आपकी मौसमी बीमारियाँ हैं उसके लिए ज़्यादातर हम बोलते हैं कि आप परहेज़ रखिए, बारिश में कम भीगिए, खाने पीना ठीक रखिए, हाइड्रेशन ठीक रखिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें बीमारियाँ अक्सर घर कर जाए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सावन और ये भादों का महीना बीमारियों के लिए, इसलिए हमारे यहाँ सावन में व्रत का और ये सब का कंसेप्ट है। तो इसमें आपको परहेज़ ज़्यादा रखना रहता है, बारिश में कम भीगना, अपना ध्यान रखना है, और दवाइयाँ ऑब्वियसली होम्योपैथी में हैं इसके लिए, और बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने मौसम की बात की, तो मौसम जब बात होती है, बरसात की बात होती है, सबसे पहले बात आ जाती है डेंगू की, डेंगू मलेरिया। तो अगर डेंगू से बचने के लिए होम्योपैथी किस तरह से तैयारी करता है और किस तरह की मेडिसिन है? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि होम्योपैथिक में, मतलब आयुर्वेद में, डेंगू संबंधित जो है चिकित्सा पद्धति में मेडिसिन नहीं होंगी। मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि अगर डेंगू जैसी समस्या हो जाती है तो कैसे होम्योपैथ का सहारा ले सकते हैं।
पहली चीज़ तो अगर डेंगू हो गया है तो पहले लोगों में पैनिसिटी बहुत है, घबराना नहीं है चीज़ों का। देखिए हर बीमारी में सबसे पहली चीज़ होती है प्रिपेयर्डनेस, बचाव। आप चीज़ों को, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो है साफ़ पानी में पनपता है, उसको ना होने दें, फुल बाजू के कपड़े पहने, आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, पहले तो होने से बचें। और दूसरा, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च होम्योपैथी ने एक रिसर्च के बाद एक दवाई निकाली जिसको हम यूपेटोरियम पर्फ बोलते हैं, वो हम उसकी अवेयरनेस भी करते हैं, उसको बांटते भी हैं। वो दवाई हफ्ते में 1 डोज लेनी है उसकी, वो प्रिवेंटिव काम करती है। कि आपको अगर डेंगू हो भी गया तो उसके लक्षण आपको उतने सीवियर नहीं आएंगे, क्योंकि डेंगू अपने आप में वैसे तो सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, इसमें बहुत कम लोगों को इस पर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें घबराहट और जानकारी का अभाव बहुत ज़्यादा कम है, तो लोग घबराते ज़्यादा जल्दी हैं। इसमें 2 चीज़ का खास ध्यान रखना है, एक तो हाइड्रेशन, पानी खूब पीना है, दूसरा न्यूट्रिशन। आपको न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है और घबराना नहीं है। और अपने को अगर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो गंभीर लक्षणों की श्रेणी में आते हैं, जैसे चकत्ते आ गए या आपको चक्कर आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, उल्टी आ रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, या प्लेटलेट बहुत जल्दी घट रहे हैं। डॉक्टर, जैसे शुगर और बीपी है, जिनको भी ये बीमारियां हैं, वो रेगुलर बेसिस में मेडिसिन लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई हम तो अपनी मेडिसिन चेंज भी नहीं कर सकते, कि अगर हमने ऐसा किया तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे? देखिए मैंने कहा ना, शुगर और बीपी जीवन शैली से रिलेटेड बीमारियां हैं। इनको अब WHO भी नहीं मानता कि ये बीमारी है, इसको जीवन शैली, इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर अपने लाइफस्टाइल में आप थोड़ा सा सुधार करते हैं, अपना वेट रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने खान पान में आप ठीक करते हैं, तो बहुत सारा, पहले तो ये बीमारियां ऐसा कोशिश करते हैं कि हो ही ना, अगर हो गई हैं तो अपना जीवन शैली में सुधार करिए। दवाइयाँ बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन शैली में सुधार करते हैं आप। अपना रूटीन में एक्सरसाइज करिए, अपने डाइट को ठीक करिए, तली भुनी चीज़ें कम खाइए, मेडिटेशन, ध्यान, योगा इस तरफ की तरह करिए, तो अब ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि भारत जो है एक बहुत बड़ा राजधानी बन गया हमारे डायबिटीज़ है, 2030 तक है कि बहुत सारे लोगों को जो है डायबिटीज़ होने वाली है। और कुछ लोग तो ऐसे जिनको अभी पता भी नहीं हो, प्री डायबिटिक स्टेज में है, जिनको मतलब डायबिटीज़ होने वाली है लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए ये है कि खान पान को ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज करें, वही सब चीज़ें जैसे हम पहले ही बोला मैंने। डॉक्टर साहब, एक भ्रांति ये भी है होम्योपैथी के साथ कि जो होम्योपैथी है वो पहले जो कोई भी बीमारी उसको पूरा बढ़ाती है, फिर जाके उस पर काम करती है। ऐसा नहीं मैडम, क्योंकि क्या है बेसिकली कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसी दवाइयों पर रह रहे होते हैं लोग कि स्टेरॉइड हो गया, ऐसी दवाएं, अगर उसको अचानक से आप बंद करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि आप ऐसी दवाइयों पर, लाइफ सेविंग ड्रग्स पे हैं, उन दवाओं को इतनी जल्दी बंद नहीं, अगर कोई चिकित्सक उसको बंद कराता तो ऐसा लगता है कि रोग बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को क्या होता है कि बेसिकली उस चीज़ को जल्दी से नहीं बंद करना हो, देखना होता है कि कौन सी दवाई पे पेशेंट चल रहा है। कुछ ऐसी बीमारियां जो बहुत लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको नहीं बंद कराइए, बढ़ने, और ऐसा नहीं है कि पहले बढ़ाने को घटाने का, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम प्रश्न है कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा दर्शकों के लिए यही संदेश है कि अपनी जीवन शैली पे ध्यान रखें, अपने खान पान को रिस्ट्रिक्ट करें, योग, एक्सरसाइज, ध्यान, इन सब की तरफ ध्यान रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, और कोई बीमारी अगर हो गई इसके बाद भी, तो आपको ये अवेयरनेस रखनी है कि किस बीमारी के लिए किस चिकित्सा पद्धति के बाद बेहतर इलाज है, आपको उस चिकित्सक या उस चिकित्सा पद्धति के पास जाना, मेरी ये सलाह है लोगों को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आकर देने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सतीश सिंह पिंगल जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने होम्योपैथी के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमको दी। उन्होंने यही कहा है कि होम्योपैथी अब दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति बन के उभरी है, इसकी अवेयरनेस लगातार फैलाई जा रही, और हर तरह की बीमारी का अब इलाज होम्योपैथिक में उपलब्ध है, और इसकी दवाइयाँ भी अगर हम और के हिसाब से देखते हैं बहुत आसानी से मिल जाती हैं और बहुत महंगी भी नहीं है। तो अगर आपको किस तरह की परेशानी होती है तो आप होम्योपैथ में जा सकते हैं। और जो कुछ भ्रांतियाँ जुड़ी थी, हमने इस विषय में चर्चा करी कि वो जो भ्रांतियाँ हैं वो सिर्फ भ्रांतियाँ ही हैं, बल्कि असलियत कुछ और है। नमस्कार।